औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एंजाइम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, एंजाइम क्या है और इससे जो रेलेवेंट जो भी टर्म्स हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंजाइम क्या चीज़ है। एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिव इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच increase the efficiency of a biochemical reaction and are specific for specific chemical reaction are known as enzymes। अब इसमें तीन चार बातें की गई हैं। सबसे पहले है कि बायोलॉजिकल एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन, कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव हो ग्रुप ऑफ प्रोटीन विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, और वो क्या करे, बायोकेमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ा दे, उसके काम करने की सलाहियत को इंक्रीज़ कर दे। एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए होंगे। ये था इसमें। तो फिर इसको डिफाइन करते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटीन which increase the efficiency of a biochemical reaction and are specific for each type of reaction are known as enzyme। तो इससे रेलिवेंट जो टर्म्स हैं वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एंजाइम की इम्पॉर्टेंस क्या है। एंजाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का हामिल है। एंजाइम का काम किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करना है, तेज़ कर देना है। अगर एंजाइम ना होते तो जितने भी रिएक्शन होते वो बहुत ही स्लो रेट पर चल रहे होते, तकरीबन ना चलने के बराबर होते। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंजाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम ये भी कह सकते हैं विदाउट एंजाइम लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। एंजाइम के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंजाइम नहीं है तो लाइफ क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये देखें, विदाउट एंजाइम लाइफ इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज विदाउट दिस रिएक्शन विल प्रोसीड एट वेरी लो रेट, लो स्पीड और लो रेट। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। हमें पता है कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन इन नेचर है। तो ये देखें, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड जॉइंड टुगेदर coiled upon themselves and form a globular structure। एंजाइम्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, कॉइल्ड बनाते हैं और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमारे सामने पेश कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम। अब एक टर्म है एक्टिव साइट। दी catalytic activity of enzyme is restricted to a very small portion of enzyme known as active site। अब देखें, जो enzyme है वो एज अ होल एक बड़ा स्ट्रक्चर है और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। उसके अंदर एक ख़ास फ्यू अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल एक ऐसी साइट है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड होता है, कैटलाइज होता है। उसको हम नाम देते हैं एक्टिव साइट। सो एक्टिव साइट इज़ कैटालिटिक एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम नोन एज एक्टिव साइट। द रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब देखें, जो रिएक्टेंट होगा उसे हम नाम देते हैं सबस्ट्रेट, इज़ अटैच्ड विद दिस एक्टिव साइट। अब देखें, जो पोर्शन स्मॉलर था और कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ वो था एक्टिव साइट। जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स होंगे, वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। अब देखते हैं एक्टिवेटर क्या चीज़ है। इसके एक्टिव साइट हमने देख लिया, फिर हम देख लेते हैं कोफैक्टर क्या चीज़ है। एक्टिव साइट की तो हमने बात कर ली, स्मॉल पोर्शन है जो कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। अब देखें, कुछ एंजाइम्स होते हैं सोलली ऑफ प्रोटीन होते हैं, सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी फंक्शनल एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए सम नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं वो क्या है। नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन एंजाइम इज़ नोन एज कोफैक्टर। अब एंजाइम्स को जो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए उसे हम नाम देते हैं कोफैक्टर का। सो कोफैक्टर को इस तरह डिफाइन करते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज़ नोन एज कोफैक्टर। इट यूजुअली एक्ट एज अ ब्रिज। अब जो कोफैक्टर होता है मोस्टली जो एंजाइम और हमारे पास जो सबस्ट्रेट है उसके दरमियान एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है, ब्रिज का काम कर रहा होता है। समटाइम्स ये देखें, अब इसके कोफैक्टर के हम फ़वाइद देखेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोफैक्टर डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है।
और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। नेसेसरी एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ नेसेसरी फॉर द एंजाइम कैटालिसिस इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। सो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ये जो कोफैक्टर है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। समटाइम्स इट प्रोवाइड्स एनर्जी एसेंशियल फॉर द रिएक्शन कैटालिसिस। अब जो कोफैक्टर है इसकी एग्जांपल्स देख लें। मेटल आइंस क्या है हमारे पास, Mg2 पॉजिटिव, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया। इनके जो आइंस हैं वो क्या क्या काम करते हैं, एज आ कोफैक्टर काम करते हैं। एक और टर्म देखें, एक्टिवेटर्स। अब जैसे कि मैंने बात की कि सम नॉन प्रोटीन पार्ट्स आर एसेंशियल होते हैं प्रोटीन फंक्शनिंग के लिए। अब उन्हीं में देखें कुछ ऐसे होंगे जो डिटैचेबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो लूजली अटैच्ड होंगे। कोफैक्टर्स की ये टाइप्स हैं, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अब इनमें देखेंगे कि डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले देखें एक्टिवेटर। द डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ नोन एज एक्टिवेटर। ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोटीन पार्ट से यानी एंजाइम से डिटैच हो सके, अलहदा हो सके, उसे हम नाम देते हैं एक्टिवेटर का। इसके एग्जांपल्स में इनऑर्गेनिक आइंस आ जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ़ नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कोवलेंटली बॉन्डेड टू द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम दैट इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कोफैक्टर की एक ब्रांच है, कह सकते हैं टाइप है। इसमें क्या होगा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम से कोवलेंटली बॉन्डेड होगा, यानी वो सख्त तौर पर एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, वो जुदा नहीं हो सकेंगे। इन्हें हम नाम देंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप का। फिर हमारे पास आ जाता है कोएंजाइम। इफ़ non-protein part is loosely attached to the protein part of the enzyme then it is known as coenzyme। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो कोएंजाइम है अगर उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं और फिर कोएंजाइम को ऐड भी कर सकते हैं। इससे पहले बताता चलूँ आपको कि जो कोएंजाइम है ये क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स होते हैं। ऐसे समझ लें कि जो विटामिन्स हैं वो रॉ मटेरियल हैं, किसके लिए, कोएंजाइम के लिए रॉ मटेरियल हैं। अब हमें पता है एंजाइम की तरह कोएंजाइम्स भी बार बार यूज़ हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास विटामिन्स होंगे उनकी बहुत कम मिकदार में हमें ज़रूरत होगी क्योंकि वो बार बार यूज़ हो रहे होंगे। यहाँ पे हो गया, इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन्स। ओनली स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ विटामिन्स इज़ नीडेड बिकॉज लाइक एंजाइम्स कोएंजाइम कैन आल्सो बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। आप देखें, अब एक और टर्म यूज़ की गई है एपोएंजाइम और हालो एंजाइम। अब ये कोएंजाइम्स की टाइप्स हैं, एपोएंजाइम्स और हालो एंजाइम। इसमें देखेंगे कि किस तरह रिलेट किया हुआ है कोएंजाइम से इन्होंने। एपोएंजाइम, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ रिमूव्ड इज़ नोन एज एपोएंजाइम। अब देखें, कोई हमारे पास एंजाइम था, उसके साथ कोफैक्टर भी मौजूद था, कौन सा था, कोएंजाइम था या प्रोस्थेटिक ग्रुप था। अगर ऐसा होता है वही एक्टिव एंजाइम, उसमें से अगर कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो जो एंजाइम बाकी बचता है उसको हम नाम देते हैं एपोएंजाइम। तो इसको इस तरह डिफाइन करेंगे, एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप इज़ रिमूव्ड। इसका क्या मतलब है, ऐसा एंजाइम जिसका कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव किया गया हो तो उसे हम नाम देते हैं एपोएंजाइम का। बाय एडिंग करेक्ट कोएंजाइम इट्स एक्टिविटी कैन बी रिस्टोर्ड। अगर तो रिमूव कर गया जो कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव हो गया था, अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम इसी एपोएंजाइम को दोबारा प्रोवाइड किया जाए तो क्या होता है, ये अपनी एक्टिविटी को रिस्टोर कर लेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हालो एंजाइम। एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड अ कोफैक्टर इज नोन एज हालो एंजाइम। ये सिंपल एक्टिव एंजाइम की तरह है, इसमें एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होती है, दूसरा इसका नॉन प्रोटीन पार्ट या कोफैक्टर जिसे हम कहते हैं वो मौजूद होता है। अब देखें, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो जहाँ पे यूज़ होना होता है उन्होंने उधर ही पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, या फिर नियर टू द साइट वेयर देयर फंक्शन इज़ नीडेड। जहाँ पे इनके फंक्शन की ज़रूरत होती है या उसी जगह पे प्रोड्यूस होते हैं या उसके करीब प्रोड्यूस होते हैं ताकि वहाँ तक ट्रांसफ़र हो सकें। ये देखें, मैनी एंजाइम्स आर सिंपली डिज़ॉल्व्ड इन साइटोप्लाज्म। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि सिंपली साइटोप्लाज्म में डिज़ॉल्व होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स से अटैच्ड होते हैं। इनकी एग्जांपल्स भी मैंने कोट की हुई हैं यहाँ। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द यूज़ ऑफ इन और नियर द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन। अब देखिए, अगर कोई रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं
तो वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के करीब प्रोड्यूस होंगे या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह अगर कोई प्रोटीन के लिए इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो वो राइबोसोम्स के साथ अटैच्ड होंगे या राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।